बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आप में से मुझे कोई एक आध बंदा कंफर्म कर दे कि इफ़ माय वॉइस इज़ क्लियर टू मी और नॉट। कोई हाथ रेस करके मुझे बता दें, एमन बता दें। एमन, मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? यस मेरी सर, सही आ रहा है। चलो, थैंक यू। अच्छा जी। हाँ, प्लेन शीट पे आ जाओ। ओके, अच्छा जी, लास्ट टाइम जहाँ से हमने क्लास छोड़ी थी चैप्टर नंबर 2 में, उसमें हम फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसने किताब में बना वो सिखाना शुरू किया हुआ है। तो उस पे जाने से पहले हम एक जनरल बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और फिर हम उस फॉर्मेट पे चले जाएंगे। वो बात ये है कि अभी तक हमने जितनी भी 15, 20, 25, 30 जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने अभी तक एक्सप्लेन की हैं डेबिट क्रेडिट की शक्ल में, उनके अंदर जो भी इफ़ेक्ट इन्वॉल्व हैं वो या तो एसेट हैं, वो या तो एसेट हैं या वो लायबिलिटीज हैं या वो इनकम्स हैं या वो एक्सपेंसेस हैं, एंड टॉप ऑफ दैट उनमें इक्विटी भी इन्वॉल्व है। इक्विटी कह लें या कैपिटल कह लें। ओके, ये वो चार इफेक्ट हैं जो किसी ना किसी शक्ल में, जब मैं बोलता हूँ कि किसी ना किसी शक्ल में, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो या प्लांट की शक्ल में, मशीनरी की शक्ल में, लैंड की शक्ल में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की शक्ल में, सेल की शक्ल में, सैलरीज एक्सपेंस की शक्ल में, किसी ना किसी शक्ल में वो इन्वॉल्व हैं, यानी उनके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अब अगर हम थोड़ा सा इसका जायज़ा लें, ये जो हमने 5 कैटेगरीज की हैं इन इफेक्ट्स की, जो कि किसी भी दुनिया का कोई बिजनेस ले लें, उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन ले लें, उसके अंदर जो इफेक्ट इन्वॉल्व होंगे वो इन पांचों टाइप में से किसी ना किसी तरह के होंगे। ठीक है, वो मुमकिन है एक एसेट हो एक एक्सपेंस हो, वो मुमकिन है दोनों एसेट हो, मुमकिन है एक एक इनकम एक एसेट हो, एक इनकम एक एक्सपेंस हो। ये उस ट्रांजैक्शन के कम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो अपनी जिस फॉर्म में भी होगा वो इन पांचों में से किसी एक ग्रुप में फॉल कर रहा होगा। सो ये तय हुआ कि दुनिया भर की जो ट्रांजैक्शन है, दुनिया भर के जो बिजनेसेस के अंदर दुनिया भर में जो ट्रांजैक्शन होती हैं, उन ट्रांजैक्शन के जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट हैं वो इन 5 हिस्सों में ग्रुप किए जा सकते हैं। ओके, तो बिजनेस के रिजल्ट्स जो हैं वो इन 5 कंपोनेंट की शक्ल में हमारे सामने आएंगे, 5 एलिमेंट की शक्ल में कहना चाहिए हमारे सामने आएंगे। और जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो हमने बिजनेस इंफॉर्मेशन से ही बनानी है, और हमारी वो बिजनेस इंफॉर्मेशन इन 5 एलिमेंट्स की शक्ल में हमारे सामने मौजूद होगी। ठीक है, अब इन 5 कंपोनेंट में से 2 कंपोनेंट ऐसे हैं, ये वाले जो दोनों कंपोनेंट हैं, जो कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रहे होंगे। जब हम किसी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, तो परफॉर्मेंस इज द मेजरमेंट ऑफ समबॉडीज एक्टिविटीज हैपेंड इन पास्ट। परफॉर्मेंस की एवेल्युएशन का ताल्लुक ही गुजरे हुए टाइम के साथ है, कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसकी एवेल्युएशन करके हम किसी की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक टूर्नामेंट की एग्जांपल दी थी, तो अगर मैंने टूर्नामेंट के आखिरी दिन किसी टीम की परफॉर्मेंस देखनी है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि यार ये टीम ने कितने मैच खेले, कितने जीते कितने हारे,
फुटबॉल की अगर टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं तो इन्होंने कितने गोल किए, इनके खिलाफ कितने गोल हुए, बॉल का पोजेशन कितने परसेंट रहा, पेनल्टी कॉर्नर्स कितने मिले, फ्री किक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब इन चीज़ों को एनालाइज करके हम उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, ठीक है, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। लाइकवाइज इन बिजनेस, परफॉर्मेंस इज समथिंग अबाउट द पास्ट ऑफ द बिजनेस, अबाउट द लास्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पिछले साल में बिजनेस ने कितनी कितनी प्रॉफिट कमाई या कितना लॉस अर्न किया या कितना लॉस किया। वो कैसे निकलेगा कि बिजनेस की पिछले साल की सेल कितनी है, बिजनेस की टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, उन एक्सपेंसेस में सैलरी कितनी है, टेलीफोन कितना है, इलेक्ट्रिसिटी कितना है, ठीक है, और फिर उन सब का जो नेट रिजल्ट होगा वो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपको 5 कंपोनेंट आपको पहले भी पढ़ाए थे, कल चैप्टर में भी हमने वो डिस्कस किए, उनके अंदर जो एक कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो मुश्तमिल होगी इन दो ग्रीन, ये जो मैंने ब्लॉक बनाया है, इन दो फैक्टर्स के ऊपर। इनसे क्या बनेगी, इन दोनों से क्या बनेगी, मैं यहाँ लिखने लगा हूं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इनकम CIB बोलते हैं इसे, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ SOCI लिखा हुआ होगा शायद किसी जगह पर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, ठीक है, SOCI, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बहरहाल इसे हम सिंपली कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कह सकते हैं, ओके। अब इस कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर दो तरह की एक्टिविटी हो सकती है। एक वो जो बिजनेस की यूजुअल एक्टिविटीज होती है, लाइक क्या बेचा, क्या खरीदा, ठीक है, और एक कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, उनसे भी आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। जब हम किसी बिजनेस की यूजुअल एक्टिविटीज के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो उस वाले स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के उस वाले हिस्से को हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, इसके फिर दो हिस्से हुए। एक हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा हुआ स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसको हम OCI भी बोलते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? SOCI या सिंपली CI। SOCI लिख देता हूं ताकि जरा आप लोगों को याद रहे, ठीक है। SOCI स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और ये क्या लिखा है? स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसे हम सिर्फ OCI भी बोलते हैं, ये जो मैंने लिखा OCI, ठीक है, OCI। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के दो पार्ट हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। भाई एक काम बड़ा आसान बताने लगा हूं, वो क्या? हमारे सिलेबस में ये तो है ही नहीं, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये बनाया करनी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सिर्फ मुश्तमिल होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ही नहीं। हाँ, जब आप, क्या है वो, कैफ 5 है कि ये कैफ 1 तो ये नहीं है, F1 कैफ 5 है ना। जब हम कैफ 5 में जाएंगे तो वहां जाके आपके सिलेबस के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी है, वहां पर आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही है। तो उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह रहे हैं या उसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कह रहे हैं, हमारे इस इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग वाले सिलेबस के लिए उसके सेम मीनिंग, ठीक है, ओके। तो तय क्या हुआ? हम बनाया करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिस जो कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी होगी, यानी उसे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कह सकते हैं।
जो सिर्फ और सिर्फ मुश्तमिल होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। ओके जी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनकम और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, और कंपनी का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या यूं कह लें कि उसका प्रॉफिट या लॉस है, वो वो कहाँ कैलकुलेट होगा, वो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के अंदर कैलकुलेट होगा, जिसके दो पार्ट हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम मेरा सिलेबस नहीं है, लिहाजा मेरी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही हो। क्लियर होगी बात? ओके। कंपनी का एक एनालिसिस तो हो गया जी, ये जो मैंने आपसे शेयर किया। इसके अलावा कंपनी को एक और एनालिसिस भी करना होता है, एवेल्युएशन। याद है मैंने बताया था एवेल्युएशन क्या होती है, ठीक है। एवेल्युएशन का मतलब क्या है, एवेल्युएशन का मतलब ये होता है कि रिजल्ट को हमने एवेल्युएट करना है। और मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट की एवेल्युएशन जो है वो दो चीज़ों से हो सकती है, एक उसकी परफॉर्मेंस क्या रही पिछले साल, और दूसरा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, दूसरा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या है। इन दोनों बातों से पता चलता है कि कंपनी की बिजनेस एवेल्युएशन हम कर सकते हैं, फाइनेंशियल एवेल्युएशन। वो जो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन टू एवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। और मैंने कहा था वो एवेल्युएशन दो स्टेटमेंट्स के जरिए होती है, एक स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम है जो मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन की, और दूसरी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि इन तीन फैक्टर से मिलके बनेगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इन तीन फैक्टर से मिलके बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। भाई इसमें क्या होता है, इसमें किसी कंपनी के एसेट्स और उसकी इक्विटी और लायबिलिटी की एक लिस्ट होती है। ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है, पोजीशन किसी खास टाइम की बात हो रही होती है। लाइक इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरी पोजीशन ये है, अब मैं यहाँ खड़ा हो गया तो मेरी पोजीशन ये हो गई, ठीक है। या आप यूं समझ लें फाइनेंशियली स्पीकिंग कि इस वक्त मेरे पास 50,000 रुपया है, ये मेरी इस वक्त की पोजीशन है, ठीक है। कल सुबह मुमकिन है मेरे पास 30,000 रुपये हों, वो मेरी कल सुबह की पोजीशन होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो पोजीशन का ताल्लुक किसी गुजरे हुए टाइम के साथ नहीं है, पोजीशन का ताल्लुक किसी एक नुक्ते के ऊपर है, किसी एक डेट के ऊपर की बात हम कर रहे हैं। जबकि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम जो है, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है, वो क्या है कि गुजरा हुआ साल, साल में कितनी सेल हुई, साल में कितने खर्चे हुए, पास्ट है सारा, ठीक है। और उसकी बेस के ऊपर नो डाउट परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ही पोजीशन बनती है। टूर्नामेंट में टीम कैसे खेली है उसके ऊपर डिसाइड होगा कि टीम जो है वो आज कहाँ खड़ी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? तो पोजीशन का ताल्लुक बहुत हद तक परफॉर्मेंस से होता है, लेकिन कोई बहुत जरूरी भी नहीं है। बास टीमें ऐसी भी तो होती हैं जिनका फ्लूक लग जाता है, खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे, मैच हार जीतते रहे, बराबर बराबर, आखिर में जाके क्लिक करके जीत गए। तो मतलब ये एक रूल, जनरल रूल जरूर है कि परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आपकी पोजीशन आएगी। आपने क्लास में कैसी परफॉर्मेंस रही इसके ऊपर पता चलेगा कि जब एनुअल एग्जाम होंगे आपकी पोजीशन क्या बनती है। लेकिन देर आर सर्टन स्टूडेंट जिनकी परफॉर्मेंस तो बस ऐसे बराबर बराबर ही होती है, लेकिन पोजीशन वो सही ले। इसका मतलब ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि परफॉर्मेंस की बेस पे पोजीशन बनेगी। परफॉर्मेंस की बेस पे बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती। बहरहाल पोजीशन में बता रहा था कि पोजीशन क्या है, पोजीशन किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर किसी कंपनी के एसेट और लायबिलिटीज का वॉल्यूम क्या है, ये बेसिकली उस चीज की मेजरमेंट होती है, ठीक है। लाइक आज अगर मैं कहूं कि यार आज इस कॉलेज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉलेज के पास आज कितने एसेट हैं, कॉलेज की आज कितनी लायबिलिटीज हैं, और कॉलेज के अंदर आज कितनी इक्विटी कैपिटल डाला हुआ है। तो जब मैं इसकी एक लिस्ट बनाऊंगा तो वो क्या कहलाएगी, वो जब एक स्टेटमेंट बनाऊंगा तो वो क्या कहलाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहलाएगी, ठीक है। इसको हम SOFP भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे इसे बोलते हैं ना SOCI, तो इसको भी बाज बुक्स के अंदर SOFP लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर होगी जी बात?
अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें हम एसेट और लायबिलिटीज जो हैं उन्हें कंबाइन करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर इनकम और एक्सपेंसेस को कंबाइन करेंगे। बात थोड़ी सी हमने क्लोज कर ली। अब सर ये तो बड़ा काम आसान हो गया, अगर किसी कंपनी के मुझे पूरे साल के इनकम और एक्सपेंसेस बता दें तो मैं उसकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना दूंगा, और अगर किसी कंपनी के साल के आखिरी दिन के एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी मुझे बता दें तो मैं उस कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन बना दूंगा। यूं इसको ना 28 पे करो। ओके ओके अच्छा, अब हमारे पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट ही ये दो स्टेटमेंट हैं, और मैंने कहा था यही मेन स्टेटमेंट है, बाकी तो इन्हीं से बन जाने हैं सारा कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अकाउंटिंग के अंदर एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके तहत साल के आखिर में मुझे उस पिछले गुजरे हुए पूरे साल की इनकम्स और एक्सपेंसेस मिल जाएं, उनका टोटल्स मिल जाएं, और मुझे साल के आखिरी दिन पता चल जाए कि जनाब मेरा फलां एसेट कितना है, मेरी लैंड कितनी है आज, मेरी बिल्डिंग कितनी है आज, मेरी मशीनरी कितनी है आज, मैंने आज लोन कितना लिया हुआ है, मैंने लोगों के कितने पैसे देने यानी लायबिलिटीज़ का पता चल जाए, और ये पता चल जाए कि मेरे आज मेरा बिजनेस के अंदर पैसा लगा कितना हुआ है। ये जो उन एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस का जो वैल्यू है वो बेसिकली एक अकाउंटिंग सिस्टम जनरेट करेगा। ठीक है, लेकिन हमें हमें क्या होगा, हमें साल के आखिरी दिन ये सारा कुछ पता होगा, लेकिन वो कौन जनरेट करेगा, वो एक अकाउंटिंग सिस्टम जनरेट करेगा। ठीक है, आपके इस चैप्टर के अंदर उसने वो जो दरमियान में कि हम किस तरह यहाँ तक पहुँचेंगे वो चीज़ तो ज़ाहिर है ओवर दी कवरेज ऑफ ऑल द चैप्टर्स आप लोगों को पता चल सकेगी। ठीक है, लेकिन लेकिन अल्टीमेटली लेकिन अल्टीमेटली हमें चैप्टर के अंदर फॉर्मेट डायरेक्ट बता दिया गया। ठीक है, मैंने आपको एक अकाउंटिंग साइकिल बताया था, मैंने कहा था भाई गिव एंड टेक होता है, मैंने कहा था इसके नतीजे में एक ट्रांजैक्शन सामने आती है, मैंने कहा था उसे हम जर्नल में लिखते हैं, और मैंने यहाँ ये जर्नल बनाना आपको समहाउ सिखाया है। फिर मैंने कहा था इससे लेजर बनते हैं, और फिर मैंने कहा था इससे ट्रायल बैलेंस बनती है, और फिर इस ट्रायल बैलेंस से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये वो दो स्टेटमेंट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये वाली जो बुक है जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ मौजूद होती है, वो पांचों फैक्टर डिफरेंट टाइटल के साथ मौजूद होते हैं। इसके अंदर हमारे पास एसेट्स भी होंगे, इसके अंदर हमारे पास इनकम्स भी होंगी, इसके अंदर हमारे पास एक्सपेंसेस भी होंगे, इसके अंदर हमारे पास लायबिलिटीज भी होंगी, और इसके अंदर हमारे पास इक्विटी भी होगी। ये पांचों फैक्टर जो हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर मौजूद होंगे, और हम उसको देख देख के ये वाली दोनों स्टेटमेंट जो है वो बना देंगे। अब यहाँ तक पहुँचना कैसे है, ये हम यहाँ तो पहुँच गए हैं, दरमियान में सिर्फ एक ये स्टेप रह गया, उसके बाद हम ये ट्रायल बैलेंस बना सकेंगे, और ट्रायल बैलेंस को देख देख के ये दोनों स्टेटमेंट बन जाए। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है उसके अंदर उसने आपको इन्हें एक्सप्लेन किया है कि एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, नॉन करंट एसेट क्या है, मैंने आपको बताया लास्ट क्लास के अंदर। और फिर वो आ गया फॉर्मेटिंग के ऊपर कि भाई इनकी फॉर्मेटिंग क्या होगी, और उसने एक छोटा छोटा स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन भी बना के बताई और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी बना के बताई है, लेकिन वो बनानी कहाँ से है वो नहीं बताया हुआ। वो ट्रायल बैलेंस बनेगा जो कि अगले चैप्टर्स में वो हमें सिखाएगा कि हम ट्रायल बैलेंस तक कैसे पहुंचेंगे। आए नहीं, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर पहुंचे हुए थे कि जी फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमें पता चल गया कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ये तीन चीजें आनी हैं, क्या क्या, इक्विटी, एसेट और लायबिलिटीज। कैसे आनी है जरा किताब पे चलते हैं जी, लाएं जी, ये देखें फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, a simple statement of financial position divided into two parts. The top half of the statement shows the asset, ठीक है,
ऑफ द बिजनेस, हाँ उसके अंदर हम नॉन करंट एसेट और एंड देन करंट एसेट, यानी हम क्या करेंगे, ये अगर हम एक पेज पे बनाते हैं तो इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है पेज का उसके ऊपर सबसे पहले हम एसेट्स की डिटेल देंगे और एसेट को सेग्रीगेट करेंगे इनटू करंट एंड नॉन करंट एसेट। मैं देखूंगा उस एसेट को, मैं पढ़ूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि वो करंट है या नॉन करंट है। क्यों? कि मुझे उसकी डेफिनेशन आती होगी। मसलन अगर आपने घर पे पढ़ा है तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई लैंड कौन सा एसेट है, तो आप फौरन कहेंगे सर नॉन करंट है। मैं आपसे पूछूं यार मशीनरी कौन सा एसेट है, आप कहेंगे सर नॉन करंट है। मैं आपसे पूछूं कैश कौन सा एसेट है, यू विल से कि सर ये करंट एसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट या नॉन करंट सिस्टम ने नहीं बताना, करंट या नॉन करंट मेरे नॉलेज ने बताना है। सिस्टम ने मुझे एक लिस्ट दे देनी है ट्रायल बैलेंस की शक्ल में। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? जिसके अंदर लिस्ट ऑफ इनकम एक्सपेंसेस एसेट लायबिलिटी इक्विटी होती है। तो उसको पढ़ के मुझे पता चल जाना है कि ये क्या है, ये एसेट है, अगर एसेट है तो करंट है या नॉन करंट है। बात समझ आ रही है आपको मेरी? ओके। तो वो कहता है कि जी टॉप हाफ ऑफ द स्टेटमेंट जो है, जो स्टेटमेंट एक्चुअली इसके पेज चाहिए मुझे, अगला। ओके, ये देखें, फर्ज करें मेरे पास अगर ये एक पेज है तो इसका ये जो टॉप हाफ है, ऊपर वाला हाफ, इधर सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, एक्स वाई एंड को, ठीक है जी। फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये मैं शॉर्ट कर रहा हूँ एफपी, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। इधर लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2000 वाट एवर 20, ठीक है। और ये ज़ाहिर है रुपीज़ में बनेगी, हम पाकिस्तान में हैं तो रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड की ये है कि जो कंट्री ऑफ ओरिजिन हो उसकी करेंसी में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा होता है? वो कंट्री जिसके अंदर कोई बिजनेस, कोई कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है। तो जो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होगी तो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान है और उसकी करेंसी रुपीस है। ओके, हाँ हम इसे राउंड कर सकते हैं थाउजेंड में, मिलियंस में, ठीक है। तो सम टाइम हम थाउजेंड में, सम टाइम हम मिलियंस में जो है इसे राउंड ऑफ बिलियंस में कर सकते हैं। ओके, अब वो ये कह रहा है ये इसका जो फर्स्ट हाफ होगा, ये मैं अभी सिर्फ एक छोटी सी आपको इसकी झलक देने लगा हूँ। इस पे पहले क्या आएंगे? एसेट्स, ये एसेट्स आ गए, ऐसे लिखेंगे। फिर इसके नीचे लिखेंगे पहले नॉन करंट एसेट, ठीक है, उनकी यहाँ पूरी एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और फिर इसके नीचे लिखेंगे करंट एसेट, फिर इसकी लिस्ट बन जाएगी। इसका ब्लॉक का टोटल करेंगे, ठीक है, इस ब्लॉक का भी टोटल करेंगे और फिर इन दोनों टोटल्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया, फर्ज करें ये मेरी जो एसेट हैं ये ज़्यादा हैं, तो एक पेज पे ये बन जाएगी, अगले पेज पे लाइबिलिटीज़ की डिटेल आ जाएगी, ठीक है। आप फर्ज करें ये लैंड थी, ये बिल्डिंग थी, ये मशीनरी थी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये 5,000 था, ये 2,000 था, ये 3,000 था, इन सब का टोटल 10,000 हो गया, ठीक है। इसी तरह एसेट में कैश है, इन्वेंट्री है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये कोई 2,000 है, कोई 3,000 है, कोई 4,000 है, ठीक है, 4 3 9,000 ये हो गया, ठीक है। और इन दोनों को जब मैं जमा करूंगा 10 और 9 को, तो ये कितना, 19,000, ये क्या हो जाएगा, ये मेरे एसेट्स का टोटल है। ये बन गई एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब अगर आपको बता दिया जाए कि भाई ये चीज़ें हैं, तो आप उसको अरेंज ही करना है और क्या करना है इसके अंदर। तो ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट होगी जिसमें ये सारा कुछ बताया गया होगा, ठीक है। अब ये लैंड की वैल्यू इतनी कैसे आई है उस ट्रायल में, बिल्डिंग इतनी कैसे आई है, ये पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस की जो इवॉल्व होगा उससे फाइनली ये फिगर जो मैंने कहा ट्रायल बैलेंस में आएंगे, ये वहां से उठाई जाए। और इन फिगर तक कैसे पहुंचना है, ये पूरा अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जिसको हम स्टार्ट कर चुके हैं जर्नल के अंदर लिख
अंडरस्टैंड। अब जब हम इसकी लायबिलिटी साइड पर आएंगे, दूसरी साइड इसकी क्या होगी, लायबिलिटी साइड होगी, ठीक है। उसमें अगर तो ऊपर नीचे हो तो दोबारा ये नाम शाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे ही वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर एक पेज पे ये बन जाए, दूसरे पे ये बन जाए, तो फिर आप दोबारा लिख सकते हैं, नाम भी दोबारा लिखे तो कोई मसला नहीं। इधर हम हेडिंग क्या देंगे, ये देखिएगा, इधर हम हेडिंग देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये रुपीज, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और सबसे पहले जैसे इधर हमने ये हेड बनाए हैं ना दो, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ठीक है। यहां पर हेड बनेंगे तीन। पहला हेड बनेगा इक्विटी का, दूसरा हेड बनेगा नॉन करंट लायबिलिटीज का, और तीसरा हेड बनेगा करंट लायबिलिटीज का। ठीक है। इसी तरह इक्विटी में फिगर्स आएंगे, कैपिटल आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ये इसका ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, लोन आ जाएगा, ठीक है। करंट लायबिलिटीज के अंदर पेएबल टू सप्लायर आ जाएगा, ठीक है। टैक्स पेएबल आ जाएगा, इनकम टैक्स पेएबल वगैरह ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लीज आ जाएगी, ये इनके फिगर लिखेंगे, यहाँ इसका टोटल लगेगा, ये इनके फिगर लिखेंगे, यहाँ इसका टोटल लगेगा, ये इनके फिगर लिखेंगे, यहाँ इसका टोटल लगेगा। तो फिर ये तीनों टोटल, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस विल बी इक्वल टू योर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जैसे इधर ये टोटल आएगा। तो ये जो आपके इस साइड पर क्या होगा, इस साइड पर हमारे पास तीन हेड होंगे, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो एसेट साइड पर दो हेड हैं, मतलब मेन हेड एसेट है और आगे दो हेड है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। और जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, इस पे इक्विटी एक हेड इटसेल्फ है, और लायबिलिटीज को आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये क्या है नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज, मैंने बताया था, जो एक अगले 12 महीनों के अंदर, फर्ज करें ये मैं 31 दिसंबर 2020 को बना रहा हूं, तो मैंने ये देखना है करंट और नॉन करंट का तयन करने के लिए कि 31 दिसंबर 2021 के अंदर अंदर जो लायबिलिटी पे हो जाएगी, उससे पहले पहले वो करंट लायबिलिटी है, और जो उसके बाद पे होगी वो नॉन करंट लायबिलिटी है। और इक्विटी तो वैसे ही ओनर का कैपिटल होता है, वो हमने लिखना ही अलग है। और अगर इस साल कोई प्रॉफिट होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आएगा, ये वाली जो फिगर है ये कहाँ से आनी है, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम से आनी है। यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के दरमियान जो लिंक है वो कौन एस्टेब्लिश करता है, वो प्रॉफिट या लॉस करता है। उधर वो जब स्टेटमेंट बनानी सिखाऊंगा तो उसमें अगर प्रॉफिट आएगा तो वो इधर कैपिटल में ऐड होके इक्विटी बनेगा, और उधर अगर लॉस आएगा तो कैपिटल में से माइनस करके। क्यों भला? प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देता है, आपको प्रॉफिट होता जाए, आपके बिजनेस फलता फूलता है, पैसे अंदर लगते जाते हैं, तो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है। और अगर आपको लॉस हो तो फिर आपके बिजनेस के आपका पैसा कम होता है, जो लगाया हुआ पैसा वो भी कम होता जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब कैपिटल में प्रॉफिट या लॉस ऐड लेस कर दिया जाए, ऐड लेस इसलिए कह रहा हूँ, प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो लेस करेंगे, तो वो जो रिजल्ट निकलेगा दैट विल बिकम योर इक्विटी। मेरा ख्याल है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलो भाई बुक के ऊपर दोबारा। ओके, ये देखें, ये फर्स्ट हाफ टॉप हाफ ये हो गया, यानी अगर एक पेज पे बनाए तो, और लोअर हाफ में क्या होगा, यानी दूसरे हाफ में जो मैंने अलहदा पेज पे बनाया, ऑफ द स्टेटमेंट शोज इक्विटी फॉलोइंग बाय द लायबिलिटीज।
पहले इक्विटी आएगी फिर लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज को भी क्या करना है, लायबिलिटीज आर शोन विद नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म, एंड फर्स्ट पहले वो दिखाएंगे और देन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, जो भी मैंने आपको फॉर्मेट बनाया, आगे चलोगे। ये एक छोटी सी उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के भी बताई। ये देखें, एसेट अपर हाफ, पहला हेड नॉन करंट एसेट, दूसरा हेड करंट एसेट। आगे फिर लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटेंजिबल, डेफर्ड टैक्स। ये फजूली चवल मारी हुई है, यहाँ डेफर्ड टैक्स तो लिखना ही नहीं चाहिए। ये डेफर्ड टैक्स क्या होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं, आप छोड़ दें। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ नॉन करंट एसेट आएंगे। ठीक है, आपको क्या आएगा, लैंड आएगी, बिल्डिंग आएगी, मशीनरी आएगी, व्हीकल्स आएंगे। ये इनटेंजिबल क्या होते हैं, ये भी नॉन करंट एसेट होते हैं। ये होते क्या हैं, वो ऐसी चीज़ें जो नज़र ना आए, जैसे मेरे कॉलेज का नाम टिप्स, ये एक इनटेंजिबल एसेट है मेरा। ठीक है, जैसे KFC, KFC का नाम जो है वो एक इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, किसी सिंगर का गाया हुआ गाना, उसके पास जो सिंगिंग राइट हैं, फिल्मिंग राइट्स हैं, वो क्या हैं, वो बेसिकली एक यानी इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर इनटेंजिबल तो आ सकते हैं, ये डेफर टैक्स वगैरह का कोई आप लोगों का सीन नहीं होगा। और ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी सारा कुछ आ जाएगा इस जगह। ठीक है जी। उसके बाद करंट एसेट आ जाते हैं। करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री आ जाएगी, फिर रिसीवेबल आ जाएंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस आ जाएगा। इन्वेंट्री मीन जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ बेचने के लिए, ये साथ साथ चीज़ें भी लर्न भी करेंगे ना। और रिसीवेबल मीन जो पैसे आपने लोगों से लेने हैं, उधार दिया हुआ है। कैश जो कैश है, बैंक जो बैंक में पड़े हुए हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये करंट एसेट जो हैं वो इधर आ जाएंगे। मैंने ये 2 ब्लॉक बनाए थे, अगर आपको याद हो। ऐसे मैं ऐसे ही क्वेश्चन किया करूँगा, मैं ऊपर नीचे ये वाला ब्लॉक मैं इधर बनाया करूँगा ऐसे। ठीक है, और फिर इन दोनों फिगर्स को मैंने जमा करके मैंने इधर टोटल लिख दिया था। इसने भी टोटल एसेट लिखा हुआ ये वाला। ठीक है, तो मेरा ब्लॉक यहाँ नहीं बना करेगा, वो यहाँ बन के इसके नीचे टोटल लग के फिर ये दोनों टोटल मैं जमा करके इधर लिख दिया करूँगा। एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उससे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि ये क्या हो गया। ठीक है, ये जो काम हमने किया है ये सारा हम इसको अरेज कर देते हैं। लो जी, ठीक है, ये दोबारा फिर वही हो गया जो हम काम कर रहे हैं। ओके, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये 2 ब्लॉक बन जाएंगे। एक ब्लॉक ये बन गया, एक ब्लॉक ये बन गया, और फिर इन दोनों ब्लॉक्स का टोटल, एक का टोटल ये, दूसरे का टोटल ये, और ये टोटल एसेट्स आ गया। और लोअर हाफ के अंदर हमारे पास ये फिगर हमें दी गई होंगी। ये जो करंट एसेट, नॉन, सिर्फ आपको पहचान होनी चाहिए कि करंट एसेट कौन सा है, नॉन करंट एसेट कौन सा है। ये फिगर हमें दी गई होंगी, ज़ाहिर है हम सीखेंगे भी, पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का रिजल्ट ये निकलता है। उसके बाद लोअर हाफ आ गया, या अगला पेज आ गया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहले इक्विटी लिखी, ठीक है, ये ओनर कैपिटल आ गया, और ओनर कैपिटल के अंदर आपका प्रॉफिट भी अगर आ जाएगा तो वो शामिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन है जो 1 साल बाद पे करना है, वो आपका लॉन्ग टर्म लोन हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है जी, ये बैंक लोन वो हो गया। और फिर करंट लायबिलिटीज हैं, ट्रेड पेएबल, एक्रूड लायबिलिटीज। ट्रेड पेएबल का मतलब होता है जो हमने लोगों से उधार खरीदा होता है, माल वगैरह, उन्हें पैसे देने होते हैं, वो ट्रेड पेएबल है। और एक्रूड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन के बिल वगैरह जो भी हमने, मसलन आजकल कोविड की वजह से कोई भी बिल जमा नहीं करा सका, तो वो हमारी लायबिलिटी तो है ना भाई, और हमने अगले 2, 4, 6 महीने में पे भी कर देने हैं, तो वो अक्रूड लायबिलिटीज कहलाती हैं। ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हम ले चुके हों लेकिन हम वो भी पे ना किया हुआ हो, उसे हम अक्रूड लायबिलिटी कहते हैं। आगे जाके ये डेफिनेशंस भी सारी आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 2, मैंने कहा था 2 ब्लॉक बनेंगे, 3 ब्लॉक बनेंगे। ये किसका बन गया, इक्विटी का ब्लॉक, यहाँ एक ही फिगर है तो ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ी। ये नॉन करंट लायबिलिटी का ब्लॉक, ये भी एक ही फिगर है तो ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ी। और ये करंट लायबिलिटी का ब्लॉक, ये एक से ज्यादा फिगर है तो ब्लॉक की जरूरत पड़ी। तो लिहाजा दिस प्लस ये इसका टोटल है दिस इज इक्वल टू ये आपके टोटल लायबिलिटीज आ गई। सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आगे चलें। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू। यस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। The value of the business is determined by the profit that business is expected to generate using the asset that it owns. There is no way
of telling what a business is worth by looking at the financial statement. Further analysis would be required to arrive at the valuation. ठीक है, बड़ी सिंपल बात कही हुई है। वो कहता है ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इससे किसी बिजनेस की वैल्यू का नहीं पता चल सकता। इट्स नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू। वैल्यू ऑफ द बिजनेस, मसलन इसके अंदर लैंड थी। अब अगर एक बंदे ने लैंड खरीदी है, मेरा क्लाइंट है गुजरांवाला में मुस्तनीर ब्रदर्स, ऊन बनाते हैं, वूल बनाते हैं। उनके बाप दादा ने जीटी रोड के ऊपर जगह खरीदी थी। उस वक्त वो जगह उन्होंने 5 लाख की खरीदी थी। उनकी बैलेंस शीट में उस वक्त उस उनके शाह साहब के दादा अबू ने एंट्री डाली होगी, लैंड डेबिट और कैश क्रेडिट, और लैंड 5 लाख से बुक हो गई। आज वो वाली लैंड कम अज कम, वो 5 लाख वाली लैंड इस वक्त 50 करोड़ रुपए की है। तो अगर मैं उसकी बैलेंस शीट देखता हूँ तो उसके अंदर तो लैंड की वैल्यू 5 लाख है, लेकिन जेन्युइन लैंड की वैल्यू 50 करोड़ है। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मेरे मुंह से बैलेंस शीट निकल गया। पुराने ज़माने में इसे बैलेंस शीट कहा करते थे, ठीक है। जब हम आपकी एज के होते थे तो उस वक्त ये बैलेंस शीट कहलाती थी। इसका जो लेटेस्ट नेम है वो क्या है? वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो आप पढ़ रहे हैं। तो उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो ये वाली ज़मीन 5 लाख की आ रही है अभी तक, लेकिन एक्चुअली वो 50 करोड़ की है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देख के कोई बिजनेस की वैल्यू नहीं बना सकता। वैल्यू बनाने के कुछ और तरीके हैं। जब आप बड़े होंगे आहिस्ता आहिस्ता छोड़, तो फिर हम आपको वो बताते भी हैं, ठीक है। हमें स्टैंडर्ड ऑप्शन देते हैं कि हम अकाउंटिंग एंट्रीज के जरिए वो 5 लाख वाली लैंड जो है उसे बुक्स में 50 करोड़ का कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? FR1 में, कैफ 5 में जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी हमारे सिलेबस में ऐसी कोई सीन नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट था जो आपको बता दिया कि यार किसी कंपनी की जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसकी वैल्यू का इंडिकेटर नहीं होती, ठीक है। वैल्यू बिजनेस की कुछ और होती है, बुक्स में कुछ और दिखाया हुआ है। और इसलिए दिखाया हुआ है, बुक्स तो बनी हुई हैं जितने की चीज़ खरीदी है। अब मैंने ये रोस्टम खरीदा फर्ज करें 15,000 का, तो 2 साल बाद पता नहीं ये कितने का होगा। लिहाजा वैल्यू जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो फिगर्स आ रहे हैं वो ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलें। उसके बाद आ गया जी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ कि इसके 2 पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। इस पे गौर रखना है, ये जो अदर का वर्ड है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रीहेंसिव, इसको इन दोनों के मजमूए को हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम भी समटाइम बोल दिया जाता है, ठीक है। या सिंपली स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। तो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव, जैसे ऊपर टाइटल दिया हुआ है कि स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर इज स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। तो इन दोनों को मिला के ये बन जाएगी। ट्रांजैक्शन that would appear in the statement of other comprehensive income are not in your syllabus, ठीक है जी। कहता है वो कुछ अनयूजुअल इनकम्स या लॉसेज होते हैं जो कि आपके सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, वो उसमें आते हैं, लिहाजा ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे ही मुश्तमिल होगी। अ डिटेल्ड टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस इज गिवन इन नेक्स्ट चैप्टर। इनकम या एक्सपेंस क्या होता है ये आगे जाके हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जो जनरल नॉलेज है वो ये है, जब कोई चीज़ बेचते हैं तो इनकम है, उसके ऊपर जो खर्चे होते हैं वो हमारा एक्सपेंस है। तो इनकम कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड। चीज़ बेचते हैं या कोई सर्विस बेचते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं उसको हम कि जी हमारा वो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस होगा। लाइक मैं इस वक्त क्या बेच रहा हूँ? मैं सर्विस बेच रहा हूँ, मुझे इससे जो लेक्चर कॉस्ट मिलेगी वो क्या है? वो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस है, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कि जब मैं कोई चीज़ बेचता हूँ, बाकायदा बना के बेचता हूँ, मसलन ये ग्लासेस बेचने हैं तो ये गुड्स हो गई, तो ये सेल ऑफ गुड्स है, ओके। फिर अदर आइटम्स ऑफ सच एज इंटरेस्ट रिसीव्ड और रिसीवेबल, मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी मेरी इनकम है, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी इनकम की एक टाइप है। जो हमने इंटरेस्ट लेना है, हमें मिल गया है या लेना है, वो भी इनकम की एक टाइप है। इसके अलावा इनकम की डेफिनेशन में और क्या आएगा?
ठीक है, इनकम की डेफिनेशन में आएगा गेन्स फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर मोर देन अमाउंट एट विच दे आर अपीयरिंग। गेन के ये एसी लगा हुआ है इधर कमरे में, कि हम उतार के बेचते हैं। बुक्स के अंदर इसकी वैल्यू फर्ज करें आ रही 50,000, इसको उतार के बेचते हैं, ये 60,000 का बिक जाएगा, जो कि नामुमकिन सी बात है, मैं एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, इस रोस्टम को ज्यूम कर लें, मैंने इसे खरीदा था फर्ज करें 1,000 रुपए का, आज मैं बेचना चाह रहा हूँ तो ये 1,500 का बिक रहा है, तो वो जो 500 रुपया इसके ऊपर मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे, गेन आएगा, वो भी इनकम होगी। तवज्जो करें, अगर मैं इन रोस्टम्स को बेचता हूं, मेरा बिजनेस ही ये है कि मैं रोस्टम बना बना के बेचता हूं, तो जितने का रोस्टम बिकेगा वो इनकम कहलाएगी। लेकिन अगर मेरा बिजनेस तो कॉलेज चलाना, बच्चों को पढ़ाना है, तो जितनी फी बच्चों से आएगी वो मेरी इनकम होगी। और मैं अगर ये फालतू रोस्टम बेच देता हूं, तो इससे जो सेल प्राइस आएगी वो इनकम नहीं कहलाएगी, बल्कि जो सरप्लस आएगी वो इनकम कहलाएगी। ये बड़े पढ़े लिखे लोग इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। यानी जब मैं अपना कोई नॉन करंट एसेट बेचूंगा, सेल ऑफ गुड तो करंट एसेट की होनी है ना, इन्वेंट्री की, वो सारी की सारी सेल वैल्यू ही इनकम कहलाएगी। लेकिन जब नॉन करंट एसेट बेचेंगे तो उसकी सेल वैल्यू इनकम नहीं है, उसके ऊपर जो गेन आ रहा है अगर आ रहा है तो वो इनकम कहलाएगी। ठीक है, टेक्निकल चीज है, बारीकी वाली बात है, और ये पता रहनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर मैं रोस्टम बेचता हूं, मेरा बिजनेस ही ये है, तो अगर मैंने एक रोस्टम 2,000 का बेचा, उस पर मेरा खर्चा कितना आया वो बात की बात है, 2,000 ही मेरी इनकम कहलाएगी। और अगर मेरा कॉलेज रन कर रहा हूं, मेरी बिजनेस इनकम फी इनकम फ्रॉम स्टूडेंट है, और मैंने ये एक फालतू रोस्टम बेच दिया, तो जितने का बेचा 2,000 का बेचा, तो 2,000 इनकम नहीं है। अगर मेरी बुक्स के अंदर ये 1,800 का आ रहा था और मैंने 2,000 का बेचा, तो 200 इनकम, 200 वो जो गेन आएगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ इनकम। तो गेन ऑन नॉन करंट एसेट विल बी कॉल्ड। नीचे उसने एग्जांपल दी, मैं समझ आ जानी चाहिए। The term revenue means income earned in the course of normal business operation। ये देखें, नॉर्मल बिजनेस, जो नॉर्मल बिजनेस में मैं चीजें बेच के जो मुझे रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू मीन टोटल सेल आती, 2,000, इसके ऊपर मेरा खर्चा कितना हुआ वो भी नहीं निकला जब मैं रोस्टम ही बेचता हूँ, तो जो इससे पैसे आएंगे वो रेवेन्यू कहलाएगा। इन अ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, रेवेन्यू एंड अदर इनकम आर रिपोर्टेड एज सेपरेट आइटम। अदर इनकम किसे कहते हैं, वो जो गेन ऑन एसेट है ना, ये वाला। या अगर मेरा काम नहीं है, मैं लोगों को लोन देता हूँ, मेरा काम तो कपड़ा बेचना है, तो कपड़ा बेच के जो पैसे आएंगे वो रेवेन्यू कहलाएगा, विच विल बी पार्ट ऑफ इनकम। लेकिन अगर मैंने अपना कोई नॉन करंट एसेट बेच दिया या किसी को लोन दिया, उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट मैंने ले लिया, तो वो क्या कहलाएंगे, वो अदर इनकम कहलाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली बिजनेस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा होगा नॉर्मल बिजनेस का, नॉर्मल बिजनेस का रिजल्ट निकालना है, और दूसरा होगा कि अदर देन नॉर्मल हमें कोई गेन हुआ है, तो वो हमें कौन सा गेन जो है वो हुआ होगा। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास ये हम आगे जी उससे अगले पे, अब आगे एक्सपेंसेस के ऊपर। ठीक है जी, एक्सपेंसेस जो हैं, एक्सपेंसेस कंसिस्ट ऑफ expenses consist of expenses arising in the ordinary course activity, including the cost of sale, salaries and wages, interest payable on loans and so on। अच्छा जी, अब हमने रेवेन्यू की बात कर ली कि रेवेन्यू क्या होगा, जितने की आप चीज़ बेचेंगे। ठीक है, अगर मेरा बिजनेस रोस्टम बेचना है, तो जितने का मैंने रोस्टम भेजा ये इनकम कहलाएगी, और इसे रेवेन्यू कहेंगे, और रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ इनकम, खर्चे भी माइनस नहीं किए। और अगर मेरा बिजनेस रोस्टम बेचना नहीं है और फिर मैं कोई रोस्टम बेचता हूँ, तो जितने का बिका वो इनकम नहीं है, बल्कि जितना इसके ऊपर गेन हुआ वो हमारी इनकम है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इन्हें हम किस तरह से सेग्रीगेट करते हैं, ये इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर रखे, कल वाली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने सारा इसको रीड आउट करके आना है, फॉर्मेट भी समझ के आना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। कल इंशाल्लाह ताला हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाएंगे। और ये जो एक्सपेंसेस की सेग्रीगेशन है इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल बात होनी है, जैसे आज मैंने रेवेन्यू और गेन पे की। एक्चुअली इनकम के दो पार्ट हैं, वन इज रेवेन्यू एंड अदर इज गेन। रेवेन्यू क्या है? जो नॉर्मल बिजनेस से आपको सेल प्रोसीड आते हैं वो रेवेन्यू कहलाते हैं। और गेन क्या है? जो आप कोई नॉन करंट एसेट बेच के उसके ऊपर अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वो गेन कहलाता है। और अगर कोई लॉस होगा तो ऑफ कोर्स वो एक लॉस तस्वर किया जाएगा। ठीक है, तो वो एक एक्सपेंस तस्वर किया जाएगा, उसको कल एक्सपेंस में। अभी सिर्फ इनकम की बात हुई है। इनकम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, रेवेन्यू एंड गेन। ठीक है, रेवेन्यू क्या है? इज द सेल प्रोसीड्स ऑफ द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। और गेन क्या है? इज द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एनी नॉन करंट एसेट। ये दो चीजें मिलके हमारा क्या बनते हैं? हमारा जो है इसे हम इनकम कहते हैं। ठीक है, और ये इनकम जो है अल्टीमेटली फ्यूचर के अंदर हमारे पास साल में हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे वो उनमें से माइनस करेंगे और हमारे सामने प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अच्छा जी, कासिम सरवर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर ये रोस्टम अगर हम बेच नहीं रहे और फिर भी बेचते हैं तो फिर हम इसको नॉन करंट एसेट कंसीडर जी करेंगे? बेटा, क्योंकि ये मेरा लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, ये साल हर साल से मैं यूज कर रहा हूँ, ये फिर मेरा नॉन करंट एसेट है। ठीक है ठीक हो गया सर। जी। उसामा जुबैर। सर जी ये भाई। आपने बताया कि जो ये लैंड थी ये 10 साल पहले सपोज 5 लाख की थी, लेकिन अब 50 करोड़ की है। 10 लेकिन साल सर पहले नहीं फाइनेंशियल, भाई, 10 साल पहले नहीं भाई। सर 50 साल इज सपोज हाँ दैट सर, हाँ लेकिन अब हर साल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनती। जी तो बिल्कुल लेकिन नहीं। जो इस साल की फाइनेंशियल पोजीशन होगी उसमें तो 50 करोड़ ही लिखा होगा। नहीं लिखा होगा, यही तो हम कह रहे हैं। ठीक है, हमने आप लोगों का ये वाला जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग वाला लेवल है, इसके अंदर हम इसे 50 करोड़ की नहीं बना सकते। हमने हमने ये वैल्यूज निकालनी है कहाँ से? रिकॉर्ड से। और रिकॉर्ड में ये कितने की खरीदी गई है उतने की ही लिखी हुई है, वो तो नहीं 50 करोड़ हो जाएगा। वो तो जो पैसे दिए हैं उतने की बुक हुई हुई है, वो तो हर साल उतना ही रहेगा। ठीक है जी। और जी कोई, एनीवन एल्स? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मियाँ आपको अपनी हिफाजत में रखे। दुआ कीजिएगा अपने लिए भी मेरे लिए भी। थैंक यू वेरी मच।